टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी 10th स्टैंडर्ड साइंस 2 का 5th चैप्टर सेकेंड वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। पेज नंबर 49 से कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था थर्मल पावर प्लांट मतलब थर्मल एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। थर्मल एनर्जी जो कोल की बर्निंग, थर्मल एनर्जी हीट एनर्जी को कहते हैं। कोल की बर्निंग से जो हीट एनर्जी निकलती है उससे यानी बर्न करने पर कोल बर्न होता है तो केमिकल एनर्जी जो कोल में होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, ये हीट एनर्जी की मदद से वाटर को गर्म किया जाता है, स्टीम किया जाता है। वाटर को स्टीम फॉर्म में यानी वाटर को वेपराइज करके वाटर का स्टीम बनता है तो हाई प्रेशर स्टीम बनाया जाता है और जिससे टरबाइन को घुमाया जाता है। स्टीम टरबाइन पर डाला जाता है जिससे टरबाइन गोल घूमने लगता है और टरबाइन जनरेटर को घुमाता है। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लास्ट वीडियो में मैंने ये सब एक्सप्लेन किया था। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में सारे वीडियो सीक्वेंस में है, सारे चैप्टर्स के देख सकते हो। ठीक है, अच्छा ये ब्लॉक डायग्राम लास्ट वीडियो में मैंने नहीं किया था इसलिए मैं अभी समझा रहा हूँ। बहुत सिंपल है, देखो ये लेबलिंग के लिए आ सकता है। रॉन्ग लेबलिंग दिया होगा, करेक्ट करना है, लेबल करेक्शन, लेबल करेक्शन के लिए आ सकता है या फिर लेबल करने आ सकता है। ठीक है, या डायग्राम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं डायग्राम देकर। यहाँ पे यॉल कैन सी 2 स्टाक है। ठीक है, मतलब दो चिमनीज है। ठीक है, एक से यहाँ से जो कोल में जो यहाँ पे कोल बर्न होता है बॉयलर के पास, बॉयलर के लिए कोल बर्न होगा और वो कोल बर्न होने पर जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे स्टीम क्रिएट होगी, स्टीम बनेगा, वाटर वेपर वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, हाई प्रेशर स्टीम में। ठीक है, तो कोल की बर्निंग की हीट एनर्जी यूज होगी। अच्छा, कोल बर्न होगा तो उसमें हॉट गैसेस निकलेंगे। कोल जब बर्न होगा तो कुछ गैसेस पार्टिकल निकलेंगे, वो यहाँ से रिलीज होते हैं। ठीक है, फिर ये वाला टावर क्यों, तो ये वाला टावर जब वाटर को कूल डाउन करेंगे, ठीक है, तो वाटर कूल होने पर जो हॉट एयर या फिर वाटर वेपर रिलीज होगा उसके लिए ये टावर है। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग फंक्शन है। ये कोल बर्निंग में रिलीज होने वाले स्मोक, ठीक है, सूट्स पार्टिकल, वो सब के लिए है। और ये वाटर को कूल डाउन करने पर जो वाटर वेपर और हॉट एयर निकलेंगी उसके लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे प्रोसीजर सेम है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, प्रोसेस पूरा सेम है। यहाँ पे बॉयलर में कंबशन होगा और कोल बर्न होगा और बहुत हीट प्रोड्यूस होगी जिससे यहाँ पे जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा और वो वाटर को प्रेशर के साथ टरबाइन पे डाला जाएगा और टरबाइन घूमने लगेगा। एज अ रिजल्ट टरबाइन जनरेटर को घुमाएगा और जब जनरेटर में आर्मेचर कॉइल घूमेगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होगी, दोनों में से कोई भी एक रोटेट होगा, सो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस से, फैराडेज के लॉ। ये तो एक पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट में क्या है, वाटर को कूल करने वाला प्रोसेस है। ठीक है, वाटर को वार्म करते हैं और फिर यहाँ से यहाँ पर बॉयलर में डाला जाता है एक्सेट्रा, फिर उसको कूल किया जाता है, ये पूरा प्रोसेस। तो इसका जो प्रोसीजर है यहाँ पे इसका पूरा वर्किंग दिया है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, वो ओमिट कर दिया गया है, मतलब ये साल के लिए रिड्यूस किया गया है। फिर भी मैंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने डायग्राम में समझाया है। ठीक है, नेक्स्ट इज पेज नंबर 50। प्रॉब्लम्स, मतलब थर्मल पावर प्लांट यूज करने में क्या प्रॉब्लम्स है, थोड़ा जूम कर लूं। देखो ये जो येलो बॉक्स है ये भी रिड्यूस कर दिया गया है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें सिंपल ये दिखाया गया है कि कौन सी जगह पे कौन कौन से थर्मल पावर प्लांट है और उनकी कैपेसिटी क्या क्या है, कौन सी जगह पर, यानी मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यहाँ पे पावर प्लांट्स इंस्टॉल्ड है। मध्य प्रदेश में विद्यानगर, गुजरात में मुंद्रा, फिर से और एक गुजरात में 2 पावर प्लांट है, मुंद्रा, फिर छत्तीसगढ़ में तामनर में और महाराष्ट्र में चंद्रपुर में, ये सब पावर प्लांट इंस्टॉल्ड है। और उनकी कैपेसिटी कितनी है, वो लोग कितना मेगावाट पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं एक्सेट्रा। ये पार्ट रिड्यूस्ड है, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ सारे रिड्यूस्ड पार्ट, बिकॉज बोर्ड पॉइंट से ये साल तो ये बोर्ड में नहीं पूछेंगे बट नेक्स्ट ईयर में भी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। प्रॉब्लम्स,
मतलब क्यों थर्मल पावर प्लांट्स यूज नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम्स क्या है। तो 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। यस, सो प्रॉब्लम्स, एयर पोल्यूशन ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है थर्मल पावर प्लांट का कि एयर पोल्यूशन होता है, इको फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। पर एयर को पल्यूट करता है, एयर को पल्यूट करता है। कैसे एयर पल्यूट होती है? बर्निंग ऑफ कोल की वजह से। बर्निंग ऑफ कोल रिजल्ट इन एमिशन ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड विच आर हार्मफुल टू हेल्थ। कोयला बर्न होने पर गैसेस एमिट करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, चलो ये तो कॉमन गैस है। सल्फर ऑक्साइड बहुत हार्मफुल है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हार्मफुल है, विच आर हार्मफुल टू हेल्थ। ये सारे गैसेस स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, along with the emission of gases due to burning of coal, soot particles are also released in the environment. चलो गैसेस तो पल्यूटेंट गैसेस तो रिलीज होते हैं, गैस एयर पोल्यूशन तो होता है, इसके अलावा सूट्स पार्टिकल भी निकलते हैं। सूट्स पार्टिकल, आपने वो कोई भी देखो, कोई भी फ्यूल बर्न होता है ना, तो काले कलर का ब्लैक कलर का कार्बन प्रोड्यूस होता है, ब्लैक कार्बन, ठीक है। घर के गैस बर्न होने पर नहीं होगा, लेकिन अगर आप पेपर बर्न करोगे तो ऊपर कुछ ब्लैक कलर का काला कार्बन के पार्टिकल्स, वो इम्प्रॉपर डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बन होता है। कार्बन पार्टिकल जब प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं होते हैं, हाइड्रोकार्बन जब प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं होता है, तो ब्लैक पार्टिकल्स ऑफ कार्बन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। घर की चिमनी में मिलेगा आपको, फिर बहुत सारी जगहों पर ये ब्लैक सूट्स के पार्टिकल मिलेंगे, तो ये भी रिलीज होता है। जब कोल बर्न होता है तो गैसेस एमिशन के साथ साथ सूट्स के पार्टिकल भी रिलीज होते हैं। सूट्स ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से होते हैं। यानी कोल अगर प्रॉपर ऑक्सीजन में नहीं बर्न हो रहा है तो ब्लैक कार्बन प्रोड्यूस करेगा, दैट इज कॉल्ड सूट। ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इसका प्रॉपर एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग कुछ और है, कुछ और मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। सूट्स ब्लैक कार्बन पार्टिकल है विच आर फॉर्म बाय इनकम्प्लीट कंबशन, राइट। दिस में कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। ये सूट्स जो है इससे बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। पहले से ही सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड हार्मफुल है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अलावा सूट्स पार्टिकल तो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे स्वास्थ्य नहीं, हमारे श्वास के लिए, रेस्पिरेशन, सांस के लिए। हमारा जो सांस की प्रणाली है, मतलब हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नोज से लेके लंग्स तक, इनके लिए बहुत हार्मफुल है, लंग्स के लिए हार्मफुल है शॉर्ट वर्ड्स में। नेक्स्ट जूम करना होगा, यस। थर्ड पॉइंट इज थर्ड पॉइंट है द रिजर्व्स ऑफ फ्यूल यूज्ड इन दिस मेथड दैट इज कोल्स आर लिमिटेड। इसके अलावा जो फ्यूल इसमें यूज होता है वो लिमिटेड है। जो रिजर्व, जो खदान यूज होती है कोयले की, वो सारी लिमिटेड है। जो कोयला यूज होता है वो लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है। रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, एक है रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जो फिर से रिप्लेनिश, फिर से भर जाता है, जल्दी से भर जाता है, या बार बार यूज कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल एक बार खत्म हो गया, फिर वो वापस से जमा होने के लिए बहुत साल लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोल है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है, मतलब जल्दी से रिप्लेनिश नहीं होगा, तो वो लिमिटेड है, उसकी एक हद है। अगर उसको बहुत ज्यादा यूज कर लेंगे तो वो जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेगा ही नहीं, ऐसा है। द रिजर्व्स ऑफ फ्यूल यूज्ड इन दिस मेथड दैट इज कोल आर लिमिटेड, देयरफॉर इन फ्यूचर देयर विल बी अ लिमिटेशन ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कोल। इसके लिए भविष्य में कोल की कमी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि कोल जमीन से, खदानों से निकाला जाता है, वो रिसोर्सेस लिमिटेड है, नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है, रिन्यू नहीं होता है जल्दी से। तो इसके लिए भविष्य में, फ्यूचर में उसकी कमी हो सकती है, शॉर्ट में। ऑलराइट, सो 3 प्रॉब्लम है, याद रखो। प्रॉब्लम नंबर 1
गैसेस, कोल जब बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ऐसे हानिकारक गैस प्रोड्यूस करता है। प्रॉब्लम नंबर 2, हानिकारक गैस के अलावा सूत के पार्टिकल्स भी प्रोड्यूस होते हैं बर्निंग ऑफ कोल से, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। प्रॉब्लम नंबर 3, इसमें कोल जो यूज होता है, कोल जो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, कोल लिमिटेड है, ठीक है, तो भविष्य में उसकी कमी हो सकती है, भविष्य में उस पर लिमिटेशंस यानी उसकी यूज पर पाबंदी लग सकती है। ऑलराइट, नेक्स्ट, पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी पे आधारित पावर प्लांट। देखो फर्स्ट जो हमने पढ़ा था वो थर्मल एनर्जी पे बेस्ड था पावर प्लांट, उसको थर्मल पावर प्लांट या थर्मल पावर स्टेशन कहते हैं। ये न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोसीजर सेम है, यहाँ पे भी स्टीम यूज होगा, यहाँ पे भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी जिससे स्टीम, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम प्रोड्यूस होगा जो टरबाइन को रोटेट करेगा। बट वहां पे जो हीट एनर्जी जनरेट हो रही थी वो कैसे प्रोड्यूस हो रही थी? बाय बर्निंग ऑफ कोल। वहां पे कोल बर्न करके थर्मल एनर्जी यूज हो रही थी, और यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उससे फिर हॉट स्टीम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो वहां पे बर्निंग ऑफ कोल से हॉट स्टीम प्रोड्यूस हो रहा था, इसके लिए उसको थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी से हॉट स्टीम प्रोड्यूस होगी, इसके लिए इसको न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं। अभी न्यूक्लियर एनर्जी होती क्या है? देखो याद 9th में पढ़ा होगा, एटम, एलिमेंट का सबसे छोटा इंडिविजुअल पार्टिकल इज एटम। एटम के मिडल में होता है न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है न्यूक्लियस के अराउंड में। इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करता है अराउंड न्यूक्लियस, और मिडल में सेंटर में न्यूक्लियस होता है। एटम इज स्फेरिकल इन शेप, जिसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियर स्प्लिट होगा, ये न्यूक्लियर ब्रेक होगा, ठीक है। हाई एटॉमिक मास का न्यूक्लियस ब्रेक होके लो एटॉमिक मास के न्यूक्लियस बनेंगे, ठीक है। यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट ब्रेक डाउन होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में बाद में देखेंगे। इसका न्यूक्लियर स्प्लिट होगा, ये एटम ब्रेक होंगे, और इसमें बहुत सारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, बहुत सारी हीट एनर्जी, और उसी को न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, उसी को न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। इस न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से फिर इधर हाई प्रेशर स्टीम बनाया जाएगा, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में था, और वो टरबाइन को रोटेट करेगा, जनरेटर को रोटेट करेगा, और सेम प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। बट फर्क कितना है कि वहां पे कोल बर्न करने से हीट प्रोड्यूस हो रहा था, यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी से, यानी एटम रेडियो एक्टिव एलिमेंट को स्प्लिट करने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। वहां पे कोल बर्न करके स्टीम प्रोड्यूस कर रहे थे, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम। यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतना ही डिफरेंस है। इन दी पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी ऑल्सो स्टीम टर्बाइन इज यूज, यहाँ पे भी स्टीम टर्बाइन यूज होता है टू रोटेट द जनरेटर। However, here the energy released by fission of nuclei of atom like uranium or plutonium is used to generate the steam of high temperature and high pressure. लेकिन यहाँ पर एनर्जी कहाँ से आती है? फिजन ऑफ न्यूक्लियस, ये मेन वर्ड है, फिजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के ब्रेकडाउन से, ठीक है। न्यूक्लियर ब्रेकडाउन होगा एटम्स का, एलिमेंट्स का, जैसे कि यूरेनियम या प्लूटोनियम के एटम का न्यूक्लियर ब्रेक फिजन होगा, और जिससे स्टीम बनेगी हाई टेम्परेचर और प्रेशर की, मतलब स्टीम जनरेट करेंगे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। द एनर्जी इन द स्टीम रोटेट्स द टर्बाइन, और फिर वो स्टीम में जो एनर्जी रहेगी वो टर्बाइन को रोटेट करेगी, टर्बाइन जनरेटर को रोटेट करेगा, टर्बाइन डिराइव्स द जनरेटर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। द फ्लो चार्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज शोन इन फिगर 5.8। सो फ्लो चार्ट से अंडरस्टैंडिंग भी बहुत इजी है, और ये फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट भी है। कंप्लीट द फ्लो चार्ट के लिए बोर्ड में आ सकता है या ड्रॉ करने भी आ सकता है, बट बहुत सिंपल और इजी फ्लो चार्ट है, और इससे अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है। न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर न्यूक्लियर फिजन, इसमें एक रिएक्टर है, ठीक है, मतलब एक पूरा एक प्लांट होता है, एक पूरा समझ लो एक बॉक्स होता है, ठीक है।
जिसके अंदर न्यूक्लियर फिजन होता है। तो वो जो जिसके अंदर न्यूक्लियर फिजन होता है वो डिवाइस को कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फिजन होता है सिस्टम, और फिर न्यूक्लियर फिजन से जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे स्टीम जनरेट होती है। वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। स्टीम हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाली स्टीम टरबाइन को रोटेट करती है, टरबाइन जनरेटर को रोटेट करता है, जनरेटर रोटेट होने पर इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ऑलराइट, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर देखो न्यूक्लियर फिजन ओपन एयर में नहीं हो सकता, बहुत हार्मफुल है, हार्मफुल रेडिएशंस प्रोड्यूस होते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन के लिए एक स्पेशल डिवाइस होता है जिसको न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फिजन होगा, न्यूक्लियर फिजन से जो रेडिएशंस, जो एनर्जी निकलेगी उससे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाएगा। स्टीम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की स्टीम की मदद से टरबाइन रोटेट होगा, टरबाइन रोटेट होने पर टरबाइन जनरेटर को रोटेट करेगा, जनरेटर के रोटेट होने पर इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये जो स्टीम है टरबाइन को रोटेट करने के बाद कूल होके फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर यहां से उसको वापस स्टीम में भेजा जाएगा। स्टीम कूल डाउन होके वाटर बन जाएगी और फिर वही वाटर को वापस से स्टीम बनाया जाएगा, ठीक है, ये एनर्जी को यूज करके। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या डालेंगे जिससे न्यूक्लियर रिएक्शन होगा? फ्यूल क्या है यहाँ पे? यूरेनियम या प्लूटोनियम। यूरेनियम प्लूटोनियम के एटम न्यूक्लियर रिएक्टर में डाले जाएंगे, रिएक्शन होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, स्टीम टरबाइन को रोटेट करेगी, टरबाइन जनरेटर को, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी, ये स्टीम फिर से वाटर में कन्वर्ट होगी और फिर ये वाटर वापस स्टीम में कन्वर्ट करके फिर से ये वाटर का सर्कुलेशन होता रहेगा। ऑलराइट, सो दिस इज न्यूक्लियर पावर प्लांट। आई होप समझ रहे हैं, फ्लो चार्ट से बहुत इजीली समझते हैं। थर्ड, ये न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर की एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। थर्मल मतलब हीट। थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और ये थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है स्टीम की। काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन, और स्टीम में जो काइनेटिक एनर्जी है वो टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी। देखो, काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन वाली एनर्जी, मूविंग एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए एक वर्ड और अच्छा फिट होता है, मूविंग एनर्जी, मोशन एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मोशन एनर्जी। सो न्यूक्लियर एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। थर्मल एनर्जी स्टीम को काइनेटिक एनर्जी देती है। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाली स्टीम मोशन में रहती है, ठीक है। वो काइनेटिक एनर्जी स्टीम की टरबाइन को घुमाती है, यानी टरबाइन को काइनेटिक एनर्जी देती है। टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। द स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी शोन। तो एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है यहाँ पे फिर से एक फ्लो चार्ट में दिखाया। न्यूक्लियर एनर्जी थर्मल एनर्जी में, थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम, काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, और काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये एनर्जी का, अभी इसकी जगह अगर हम लोग फर्स्ट वाला सेटअप ले थर्मल पावर स्टेशन, तो यहाँ पे आएगा केमिकल एनर्जी ऑफ कोल टू थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम। सिर्फ इतना चेंज होगा। अगर हम लोग फर्स्ट वाला थर्मल पावर प्लांट देखते हैं तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी ऑफ कोल आएगा, केमिकल एनर्जी ऑफ कोल, और फिर थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन, और फाइनली इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये खाली फ्यूल का फर्क है बस। न्यूक्लियर एनर्जी की जगह कोल बर्न होगा तो भी प्रोसीजर यही रहेगा, एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो न्यूक्लियर एनर्जी से कर रहे हैं, इसके लिए इसका नाम न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अगर इसकी जगह कोल, बर्निंग ऑफ कोल यूज करते यानी केमिकल एनर्जी ऑफ कोल यूज होती तो इसको थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। नेक्स्ट, अब ये होता कैसे है, इसका वर्किंग क्या है, मतलब ये थर्मल पावर प्लांट काम कैसे करता है। थर्मल पावर प्लांट काम कैसे करता है वो तो सेम है, सॉरी थर्मल पावर प्लांट नहीं, न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट की तरह काम करता है, लेकिन उसके अंदर जो फ्यूजन होता है, जो यूरेनियम और प्लूटोनियम में से हीट एनर्जी निकलती है, वो कैसे होता है उसके बारे में। When neutron is bombarded on an atom of uranium 235, एग्जाम्पल दिया है, जब एक न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड मतलब थ्रो करके, फेंक कर मारना, ठीक है, हाथ से फेंक कर नहीं मारते हैं, इसके लिए प्रॉपर डिवाइस होते हैं, ठीक है।
न्यूट्रॉन बहुत स्मॉल होता है, आप उसको देख भी नहीं सकते हो, नेग्लिजिबल होता है साइज में, ठीक है, मतलब बहुत छोटा होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही दिखाई देगा, इतना छोटा पार्टिकल होता है। ऐसे एक न्यूट्रॉन को लेकर एक यूरेनियम के पूरे एटम पे फेंका जाता है। यूरेनियम पे न्यूट्रॉन फेंकते ही यूरेनियम अनस्टेबल हो जाता है। यूरेनियम जो 235 है वो 236 हो जाता है। यूरेनियम का एटॉमिक मास नंबर 235 है, वो 236 हो जाता है, वो अनस्टेबल हो जाता है और इसके लिए वो ब्रेक होता है, बर्स्ट होता है, फटता है, हम बोल सकते हैं ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट ओपन में नहीं किया जाता, ये ब्लास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होता है। जो प्रोसेस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होता है हम लोग यहाँ पर वो पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये समझता ही नहीं है, सर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है, इसके लिए बोल रहा हूँ ध्यान दो। न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है। एक यूरेनियम का एटम लिए और डिवाइस के थ्रू, प्रॉपर मशीन्स के थ्रू एक न्यूट्रॉन उस पर बॉम्बार्ड किए, फेंका, ठीक है, उस पर फेंकते हैं तो वो जो 235 यूरेनियम है वो 236 हो जाता है। 236 यूरेनियम हाईली अनस्टेबल है, इसके लिए वो बर्स्ट होता है, बर्स्ट होता है। बर्स्ट मतलब जैसे क्रैकर बर्स्ट होता है, वैसे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूरेनियम बर्स्ट होता है। यूरेनियम बर्स्ट होने पर दो छोटे एटम बन जाते हैं। एक का नाम है, देखो आगे है, being extremely unstable into atom, barium and krypton through a process of fission releasing three neutrons and 200 mega electron volt energy, ठीक है। देखो ये यूरेनियम 236 बर्स्ट हुआ और किस में बन जाएगा, बेरियम और क्रिप्टॉन में। यूरेनियम बर्स्ट होके बेरियम और क्रिप्टॉन बन गया, ठीक है। अच्छा, बेरियम और क्रिप्टॉन तो बना, बेरियम और क्रिप्टॉन के साथ साथ तीन और न्यूट्रॉन निकले, तीन और न्यूट्रॉन रिलीज हुए और इतनी एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई, ठीक है। अब ये कैसे है मैं तो आगे आपको डायग्राम में समझाता हूं। ये डायग्राम दिख रहा होगा, जूम कर लेते हैं। देखो ये न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हो रहा है न्यूक्लियर फिशन। एक न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड किए यूरेनियम पे, एक न्यूट्रॉन को यूरेनियम पे बॉम्बार्ड किए, तो यूरेनियम जो 235 था 236 हो गया। ऑलराइट, ब्लर तो नहीं है, इट्स क्लियर। यूरेनियम 235 से 236 हो गया। एज अ रिजल्ट यूरेनियम हाईली अनस्टेबल हो गया, वो बर्स्ट हो जाएगा। बर्स्ट होके बनेगा बेरियम और क्रिप्टॉन। बेरियम यहां लिखा है, बेरियम और क्रिप्टॉन। बेरियम और क्रिप्टॉन बनने के साथ साथ इसके अंदर से थ्री सिंगल न्यूट्रॉन भी निकलेंगे। थ्री सिंगल न्यूट्रॉन निकलेंगे। यूरेनियम बर्स्ट हुआ, बेरियम और क्रिप्टॉन बना, इसके अलावा 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज हुए और इतनी हीट एनर्जी 200 MeV, इतनी हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई, ठीक है। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन निकले हैं वो आगे 3 और यूरेनियम के एटम को टारगेट करेंगे, 3 और यूरेनियम एटम को टारगेट करेंगे। ये 3 यूरेनियम एटम 235 से 236 हो जाएंगे, फिर ये तीनों भी अनस्टेबल हो जाएंगे और ये तीनों बर्स्ट होने लगेंगे। फर्स्ट वाला बर्स्ट हुआ, फिर से 200 MeV की हीट एनर्जी निकली, एक क्रिप्टॉन बना, एक बेरियम और एक क्रिप्टॉन फॉर्म हुआ और प्लस 3 न्यूट्रॉन्स। सेकेंड में भी 3 न्यूट्रॉन्स निकले, एक बेरियम एक क्रिप्टॉन और इतनी हीट एनर्जी। थर्ड में भी एक बेरियम एक क्रिप्टॉन, इतने न्यूट्रॉन और इतनी हीट एनर्जी। मतलब एक न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करने से 3 न्यूट्रॉन निकले, 3 न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करने से अब 9 न्यूट्रॉन निकले, 9 न्यूट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 न्यूट्रॉन आगे, हर एक न्यूट्रॉन आगे 3 को टारगेट करेगा। ये एक न्यूट्रॉन आगे जाके हर एक यूरेनियम को टारगेट करेगा, ठीक है, और एक यूरेनियम को टारगेट करेगा, फिर उसमें से 3 निकलेंगे। सेकेंड वाला आगे एक यूरेनियम को टारगेट करेगा, उसमें से और 3, उसमें से और 3, ऐसा मल्टीपल होते जाएगा, ठीक है। सो टोटल 27 हो जाएंगे। देखो एक से 3 न्यूट्रॉन निकले, 3 न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम को टारगेट किया तो 9 न्यूट्रॉन बन गए। 9 न्यूट्रॉन आगे 9 यूरेनियम को टारगेट करेंगे तो 27 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये 27 न्यूट्रॉन आगे 27 यूरेनियम को टारगेट करेंगे तो 27 3 81 न्यूट्रॉन बनेंगे। तो ये एक चेन रिएक्शन है, ये पूरा एक
चेन रिएक्शन है, सिर्फ एक न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करने से रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। द न्यूट्रॉन रिलीज इन द रिएक्शन रिलीज मोर एनर्जी थ्रू फिजन ऑफ मोर यूरेनियम न्यूक्लियर। देखो जो न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड किया गया उसके बॉम्बार्ड होने की वजह से 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, वो 3 न्यूट्रॉन्स अगले 3 यूरेनियम को टारगेट करेंगे और उससे 9 एक से 3 यानी 3 से 9 टोटल 9 न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो वही न्यूट्रॉन आगे जाके और 9 यूरेनियम को टारगेट करेंगे। मीन्स क्या, जो न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है वो और यूरेनियम न्यूक्लियाई को फिजन करवाएगा। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ फिजन ऑफ यूरेनियम 235 एटम कंटिन्यूज एंड इट्स कॉल्ड द चेन रिएक्शन। और ये प्रोसेस चलता जाएगा 1 से 3, ठीक है, 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81, ऐसा चलता जाएगा। इसके लिए इसको चेन रिएक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चेन रिएक्शन। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट अ कंट्रोल चेन रिएक्शन रिजल्ट इन रिलीज ऑफ थर्मल एनर्जी। न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें ये चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड होता है, मतलब जब चाहिए इसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये चेन रिएक्शन कंट्रोल में रहता है और इससे थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी निकलती है which is used for electric energy generation, जो आगे इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन में यूज होती है। सो नेक्स्ट यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट का डायग्राम दिया है। इसका राइट साइड सेम है, राइट साइड सेम एज थर्मल पावर प्लांट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो ये पार्ट है वो सेम है जो थर्मल पावर प्लांट में था। सेम टर्बाइन है, टर्बाइन जनरेटर से कनेक्टेड है, टर्बाइन पे हॉट स्टीम डाला जा रहा है जिससे टर्बाइन रोटेट हो रहा है और जनरेटर को रोटेट कर रहा है, एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। फिर ये भी पार्ट सेम है, वहाँ पे भी कूल वाटर को वार्म और कूल करने के लिए, वार्म वाटर को कूल करने के लिए एक चिमनी लगी हुई थी, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो वाटर कंटेनर में आकर कूल डाउन हो रहा है एक्सेट्रा, और फिर ये वार्म वाटर यहाँ से जा रहा है। ये पार्ट डिफरेंट है। अब वहाँ पर बॉयलर था तो सेम यहाँ पर भी बॉयलर है, वाटर बॉईल करने के लिए यहाँ पर भी बॉयलर है, लेकिन वहाँ पे एक और चिमनी लगा हुआ था और कोल बर्न हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कोल बर्न नहीं होगा। यहाँ पे ये वाले पार्ट में न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर, इसको न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियर का रिएक्शन होगा, यानी इसके अंदर यूरेनियम स्प्लिट होकर यूरेनियम का फिजन होगा और क्रिप्टॉन और बेरियम बनेगा। यूरेनियम में जब एक न्यूट्रॉन ऐड किया जाएगा तो वो अनस्टेबल होके ब्रेक डाउन होगा। वैसे भी यूरेनियम रेडियो एक्टिव है, हाईली अनस्टेबल होता है, मतलब जस्ट बोलते हैं ना एक ट्रिगर की जरूरत होती है, एक हल्की सी पुश की, तो एक न्यूट्रॉन आते ही वो स्प्लिट होने लगता है, यानी फिजन होने लगता है। तो यूरेनियम फिजन होके क्रिप्टॉन और बेरियम बन जाता है और +3 न्यूट्रॉन्स उसमें निकलते हैं, प्लस 200 MeV की एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एक यूरेनियम बर्स्ट होगा, 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, वो 3 आगे 3 यूरेनियम को टारगेट करेंगे, यानी पूरा यूरेनियम का मेटल डाला हुआ है। तो एक बोलते हैं ना, एक जैसे एक चिंगारी लगते ही पूरा जलने लगता है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो बस एक चिंगारी, एक यूरेनियम, एक न्यूट्रॉन यहाँ पे चिंगारी का काम करता है। एक न्यूट्रॉन आते ही यूरेनियम स्प्लिट हुआ, उसमें से 3 न्यूट्रॉन, क्रिप्टॉन, बेरियम और एनर्जी। वो 3 न्यूट्रॉन आगे 3 यूरेनियम को टारगेट करते हैं, तो 9 न्यूट्रॉन, 9 बेरियम, आगे 3 को टारगेट करते हैं तो 9 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है, और साथ में हर एक में से एक बेरियम, एक क्रिप्टॉन, और हर एक में से 100-200 MeV की एनर्जी। सो ये रिएक्शन चलता जाता है जब तक कि हम इसको रोके ना। ठीक है, इसको एक्सटर्नली कंट्रोल किया जाता है क्योंकि ये रिएक्टर के अंदर होता है, ओपन नेचर में नहीं होता। ये न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होता है, हाईली डेंजरस, इसके अंदर बहुत हार्मफुल रेडिएशंस निकलते हैं, इसके लिए इसको रिएक्टर के अंदर कर सकते हैं, ओपन में नहीं कर सकते। अच्छा, जब यहाँ पे इतनी एनर्जी निकलती है तो वो एनर्जी को यूज करते हैं, जो एनर्जी निकलती है वो हीट फॉर्म में रहती है, तो उसको यूज करते हैं बॉयलर को गर्म करने के लिए। वो एनर्जी को यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं,
जिससे बॉयलर में जो वार्म वाटर आ रहा है वो हॉट हाई प्रेशर स्टीम में बन जाए, कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ये एनर्जी जो न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रोड्यूस हो रही है न्यूक्लियर फिजन से, यूरेनियम के फिजन से, वो एनर्जी को वाटर को बॉयलर में, बॉयलर के वाटर को स्टीम में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर स्टीम बनाने यूज होता है। और ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम टर्बाइन को रोटेट करता है। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है, पूरा कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है इसका। नीचे रीड करके देखते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक न्यूट्रॉन हमने एक्सटर्नली डाला, यूरेनियम स्प्लिट हुआ, क्रिप्टॉन और बेरियम बन गया। ठीक है, और 200 MeV की एनर्जी निकली, प्लस 3 न्यूट्रॉन्स इसमें रिलीज हुए। ये 3 आगे 3 को टारगेट करेंगे, आगे 3 यूरेनियम को, और आगे 3 यूरेनियम में से हर एक में से 3-3 न्यूट्रॉन और 1 क्रिप्टॉन 1 बेरियम हर एक में निकलेगा, प्लस इतनी एनर्जी। ठीक है, अब ये जो 3 न्यूट्रॉन टोटल 9 न्यूट्रॉन निकले हैं, वो आगे 3 यूरेनियम को टारगेट करेंगे। तो ये कुछ बच्चों को नहीं समझता है, इसके लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अगर आपको समझ गया तो स्किप करो, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा आगे स्किप कर लो। अ न्यूक्लियर पावर प्लांट डज नॉट यूज फॉसिल फ्यूल लाइक कोल। देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोल बर्न नहीं होता, यानी फॉसिल फ्यूल यूज नहीं होता। देयरफॉर प्रॉब्लम लाइक एयर पोल्यूशन डज नॉट अराइज। तो यहाँ पे हवा के प्रदूषित होने का सवाल ही नहीं उठता। ऑल्सो इफ सफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूल इज अवेलेबल, दिस कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर अच्छा खासा न्यूक्लियर फ्यूल मिल जाए तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है, ये बहुत अच्छा सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, अगर न्यूक्लियर फ्यूल अवेलेबल हो तो। हाउएवर देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर पावर जनरेशन। हाँ, लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे वहां पे प्रॉब्लम्स है वैसे इसमें भी प्रॉब्लम्स है। तो प्रॉब्लम्स तो अच्छे से बाहर करना है, डोंट स्किप, प्रॉब्लम्स करो। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज करने में क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों अच्छा नहीं है? वैसे ये अच्छा फ्यूल बताया जा रहा है, लेकिन फिर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? द प्रोडक्शन आफ्टर फिजन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल आर ऑल्सो रेडियो एक्टिव एंड एमिट्स हार्मफुल रेडिएशन। ठीक है, देखो, जो न्यूक्लियर फिजन होने के बाद जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो भी रेडियो एक्टिव रहते हैं, और उसमें से भी हार्मफुल रेडिएशंस निकलते हैं। द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर वेस्ट। ऐसे प्रोडक्ट को न्यूक्लियर वेस्ट कहते हैं। हाउ टू डिस्पोज द न्यूक्लियर वेस्ट सेफली इज अ बिग चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट के सामने आज भी ये बात एक चैलेंज बनी हुई है कि न्यूक्लियर वेस्ट को कैसे सेफ तरीके से डिस्पोज किया जाए, डिकम्पोज किया जाए। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन होने पर जो वेस्ट, जो एक्स्ट्रा, जो बोलते हैं ना बाई प्रोडक्ट्स निकलता है, वो भी रेडियो एक्टिव निकलता है। यानी बेरियम और क्रिप्टॉन एक्सेट्रा जो भी प्रोड्यूस होता है वो भी रेडियो एक्टिव रहता है, और उसमें से भी हार्मफुल रेडिएशंस निकलते हैं, और इसको ही न्यूक्लियर वेस्ट कहते हैं। और ऐसे न्यूक्लियर वेस्ट को कैसे सेफ तरीके से, ठीक है, सुरक्षित तरीके से कैसे उसको डिस्पोज किया जाए, ये साइंटिस्ट के सामने एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा, अगर कोई हादसा हो गया, अगर इसमें कोई हादसा हो गया तो जानलेवा खतरा है। जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए जानलेवा खतरा है। तो सेकेंड पॉइंट यही है। एन एक्सीडेंट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी वेरी फैटल। अगर कोई हादसा हो जाए न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो वो बहुत डेंजरस है, बहुत जानलेवा है। दिस इज बिकॉज द एक्सीडेंट में रिजल्ट इन रिलीज ऑफ वेरी हार्मफुल रेडिएशन। क्योंकि ऐसे हादसा, अगर ऐसा कुछ हादसा हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो जानलेवा रेडिएशंस उसमें से निकलेंगे। तो ये 2 प्रॉब्लम है न्यूक्लियर पावर प्लांट की, जो एक बड़ी समस्या है। अदर देन न्यूक्लियर पावर प्लांट एक अच्छा सोर्स है एनर्जी का। अगर ये 2 समस्या को नहीं देखेंगे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट एक अच्छा सोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस। ऑलराइट, देखो ये टॉपिक इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसके लिए मैंने इसको 2 से 3 बार एक्सप्लेन किया ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे लोग को चेन रिएक्शन समझ में नहीं आता है। और ये कंट्रोल चेन रिएक्शन होता है, जब चाहिए हम रोक सकते हैं। पूरा रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होता है, ओपन में नहीं होता है, क्योंकि इसमें हार्मफुल रेडिएशंस निकलते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है
तो शेयर करो, शेयर द वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एक्सेट्रा, बट सबसे पहले शेयर कर दो, शेयर द वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।